बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। और इसके साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक हो और रबीउल अव्वल का चांद भी बहुत बहुत मुबारक हो। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अरमिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। जैसा कि आपको हमने मुबारक भी दे दी, खुशामदीद भी कहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह करे इस महीने के सदके, ये पाक और खूबसूरत महीना जिसे पहली बहार कहा जाता है, जिसमें नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, इस महीने के सदके अल्लाह हम सब की जो परेशानियां हैं, हमारी कौम के जो मसाइल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हल फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़हार मोहब्बत का महीना है और ये वही महीना है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान में आए और उसके बाद दुनिया सरापा रहमत बन गई। यानी कि इस वक्त जब दुनिया मुकम्मल तौर पर अंधेरों में घिरी थी, हर जानिब जहालत थी, अंधेरा था, कुफ्र था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके हिदायत की शम्मा रोशन की, रब्बे ज़ुल जलाल से इंसानियत को रोशनास कराया और रहती दुनिया तक एक ऐसी शम्मा रोशन की जिससे पूरी दुनिया हमेशा नूर और रोशनी हासिल करती रहेगी। आज का दिन इंतहाई खूबसूरत दिन है, ये महीना इंतहाई खूबसूरत महीना है और इस महीने के तवस्सुत से मैं तमाम आप जो देखने वाले हैं उनसे गुजारिश भी करूँगा कि अपना भरपूर किरदार अदा करें और सबसे बेहतरीन काम जो हम कर सकते हैं वो इंसानियत का एहतराम है, प्यार और मोहब्बत की तकसीम। प्यार और मोहब्बत की तकसीम है और इसके साथ साथ जो उसवा हसना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो किया उस पर हम कुछ ना कुछ अमल दरामद करके थोड़ा बहुत उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और इस महीने के हवाले से, इस मुबारक महीने के हवाले से आज हम प्रोग्राम में आगे जाके भी बात करने वाले हैं। हमारे मेहमान होंगे, नात ख्वां भी होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ चूँकि हमने और हुकूमत ने अशरा रहमतुल आलमीन मनाने का भी ऐलान किया है। कल ताहिर अशरफी साहब ने बताया वज़ीर आज़म की हिदायत पर, तो ये पूरा अशरा रहमतुल आलमीन के तौर पर मनाया जाएगा। इस सिलसिले में कॉन्फ्रेंसेस, मुज़ाकरे किए जाएंगे और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया जाएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और चूंकि हम एज यूजुअल सेगमेंट्स भी होते हैं और फिर बड़ी खबर भी होती है, सियासत पे भी बात होती है। लेकिन आगाज़ में आपको हम बताते हैं आज की हेडलाइंस। नैब ऑर्डिनेंस पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन ने नैब ऑर्डिनेंस को हुकूमती करप्शन के खिलाफ NRO करार दे दिया। ओपोजिशन की तनकीद का हुकूमती कैंपों से भरपूर जवाब। ऑर्डिनेंस से नैब मजीद मजबूत होगा, हुकूमत का दावा। कोरोना कम, मौजे खत्म। NCOC ने 11 अक्टूबर से तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान कर दिया। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हमना खालिद मुलाकात करवाएंगी फन्ने मुसव्वरी में अलग शनाख्त के हामिल जमाल शाह से। माहिर नफ्सियात के पास जाना पागलपन नहीं, ना जाना पागलपन है। वजूहात जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। और इंग्लिश बोर्ड के सरबराह दौरे पाकिस्तान मनसूखी का प्रेशर बर्दाश्त न कर सके, इयान वॉटमोर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे चूंकि कल होता है और कल हमारा शो नहीं होता, तो हम आज इस पे डिस्कशन करेंगे प्रोग्राम में आगे जाके। लेकिन आगाज में आपको हम चूंकि बतानी आज की बड़ी खबर। सबसे पहले बड़ी खबर, और बड़ी खबर में जिक्र नैब ऑर्डिनेंस का। हम कहते हैं ना अक्सर हमारी खबरों में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रहता है कि जिस पे बात होती रहती है, अच्छा हमें मौज़ूआत मिलते रहते हैं। गवर्नमेंट और अपोजिशन जमातों के दरमियान माज़ाराई न सिर्फ शुरू हो गई है बल्कि तेज हो गई है और अपोजिशन जमातों ने नैब ऑर्डिनेंस पर हुकूमत पर चढ़ाई कर दी और इसे मुस्तरद करते हुए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर शदीद मज़ाहमत करने का ऐलान कर दिया। लीगी रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने नैब ऑर्डिनेंस को काला कानून करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि गवर्नमेंट ने अपनी करप्शन बचाने के लिए चेयरमैन नैब को तौसीह दी है। ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत ने खुद को NRO दिया है और चाहती है कि काबीना के फैसलों पर कोई पूछताछ ना हो। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नैब ऑर्डिनेंस पर सख्त रद्द अमल देते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं, एक बदनीयती भी है। अपोजिशन के इल्जामात पर गवर्नमेंट की तरफ से भी भरपूर जवाब आया है। वफाकी वज़ीर ने अपोजिशन के तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए वाज़े किया कि तनकीद करने वालों की अक्सर तजावीज़ ऑर्डिनेंस में शामिल की गई हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि नैब ऑर्डिनेंस कोई NRO नहीं, नैब ऑर्डिनेंस उस तरफ ले जाने की कोशिश है जिस मकसद के लिए नैब को बनाया गया था। इसके साथ साथ अपोजिशन जमातों ने नैब ऑर्डिनेंस पर बहस के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवा दी है। ताहम गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ कवानीन की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का इजलास 22 अक्टूबर को बुलाने का फैसला किया है। इसी सारी सूरत हाल पर हमारे साथ बात करेंगे अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनको हम खुशामदीद भी कहेंगे।
کہیں گے, چونکہ آغاز میں وہ بات کرتے ہوتے ہیں اپنے طور پہ بھی, اور چونکہ اب ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے تو علی محمد خان صاحب کو خوش آمدید بھی کہیں گے اور کہیں گے کہ اپنی بات کا آغاز کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. میں صبح آج اپنی واک جلدی ہی پوری کر چکا ہوں. ایک اچھی خبر ہے اب سب کے لیے, اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ہمارے بچوں کے سب کے اسکول جو ہیں وہ کھل جانے ہیں, تو اس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. علی بھائی, یہ بچوں کے لیے اچھی تھوڑی ہے خبر کہ ہم اپنے بچوں کو ذہنی طور پہ تیار کریں, اور یہ بہت بڑا لاس ہوا ہے اس پوری قوم کا جو پچھلے 2 سال میں ہوا ہے, کیونکہ میرے استاد محترم اللہ ان کی مغفرت نصیب کرے بہت بڑے آدمی تھے, وکالت میں میرے استاد تھے عبداللہ جان ثانی صاحب. تو وہ کہا کرتے تھے کہ نو نالج وداؤٹ کالج. تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے کالج اور اسکول جو ہے وہ آباد رکھے. آمین آمین آمین. اور بچوں کے لیے جو ہے ابھی تو تھوڑی بچوں کو کڑوی گولی لگ رہی ہے, لیکن چند سال بعد وہ اسی اسکول کے پیچھے جب سامنے سے کبھی گزریں گے نا, جب آپ وہاں سے چلے جائیں گے, آپ جب اس طرف دیکھیں گے تو آپ کے دل میں ایک ٹیسٹ سی اٹھے گی اپنے دوستوں اور اپنے اساتذہ کے لیے. تو ابھی جب آپ اسکول میں ہیں تو اس کی قدر کریں. اچھا, جو نیب آرڈیننس ہے اس کے حوالے سے 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسا بلینکٹ کور کسی کو نہیں دیا گیا. جو تجاویز اس میں آئی ہیں نیب لاز کے ریفارم کے حوالے سے, اس میں میکسیمم وہی ہے جو اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی. تو اگر آج شاہد خاقان صاحب, کل رات بھی میں نے ایک پروگرام میں یہ بات کی اور آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر اپوزیشن کو یا خاقان صاحب کو یا کسی بھی اپوزیشن کے ممبر کو لگتا ہے کہ یہ این آر او ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ این آر او مانگ رہے تھے, کیونکہ ہم تو وہی چیزیں لے کے آ رہے ہیں جو آپ کی ڈیمانڈ تھی. نمبر 1. نمبر 2, ڈرنے ورنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ آرڈیننس ہے, یہ ابھی اس طرح سے لا نہیں ہے, ابھی پارلیمان میں پیش ہوگا تو اپوزیشن کے دوست جو ہیں اس کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں آپ ریفارم کر سکتے ہیں جو آپ اس میں تجاویز دیں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ امور مملکت چلانے کے لیے آپ نے ایک بینیفٹ اور ڈاؤٹ دینا ہوتا ہے سرکاری ملازمین کو بالخصوص, تاکہ وہ گڈ فیتھ میں بڑے فیصلے کر سکیں. ہاں, اگر ایک فیصلے کے بعد اس کے اثاثے بڑے ہیں یا اس کو کوئی فائدہ مالی پہنچا ہے تو پھر تو آپ اس میں کوئی کور نہیں ہے. لیکن گڈ فیتھ میں اگر آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور وہ خدا نخواستہ غلط نکل آتا ہے, تو جب تک اس میں میلس پروو نہیں ہوتا, یہ قانون کی کچھ اصطلاحات ہیں, اس میں بدنیتی پروو نہیں ہوتی, تو جسٹ بیکاز یو ٹوک اے ڈیسیژن whose results were not very favorable, you can't be put behind bars for that, because اس کی وجہ سے کوئی بھی سرکاری ملازم تو پھر اپنا وہ خوش دلی سے کام ہی نہیں کر سکے گا. تو کوئی کرپشن کو کور نہیں ہے, کیونکہ کرپشن کے خلاف تو عمران خان صاحب کی پوری تحریک ہے. اور آخری نقطہ یہ ہے کہ اس میں صدر مملکت کو ایک رول دیا گیا ہے کہ وہ جو ایک ڈیڈ لاک سی بن جاتی تھی نا, کہ اگر کوئی بات نہیں ہوتی تھی صدر اور وزیر اعظم میں, وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں, اس نیب چیئرمین کے لیے یا چیف الیکشن کمشنر کے لیے, اس میں تو نہیں رول, اس میں رول دیا گیا صدر کو, لیکن تو وہ ایک میڈیشن کا رول ہے. اس میں اختیار اب بھی اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کا ہے. صدر چوز نہیں کریں گے, صدر مملکت کا آفس جو ہے وہ بیچ میں ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرے گا تاکہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک. لیکن صدر مملکت کا عہدہ ہمارے آئین کے مطابق سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے, اور اس کو ایک نیگوشیٹنگ پرسپیکٹیو سے دیکھنا یا اس کے اوپر لے کے آنا, یقینی طور پہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس عہدے کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا ہے اس لحاظ سے, کیونکہ اور دوسری بات یہ کہ جو ریپرزنٹیشن ہے ہاؤس کی وہ تو وزیر اعظم کرتے ہیں, جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتے ہیں, تو وہ اگر تفویض وہ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب بات چیت کا عمل ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر مذاکرات کی جو روح ہے وہ شاید اس طرح سے قائم نہیں رہتی, بظاہر ایسا لگتا ہے. دوسری جانب جب صوبائی اور وفاقی کابینہ کے سارے فیصلوں کو نیب سے علی محمد خان صاحب مستثنی قرار دیا گیا ہے, تو وہ فیصلے جس کے اوپر ہم میڈیا یا پھر اپوزیشن اعتراض کرتی رہی ہے کہ اس کا قوم کو, ملک کو نقصان ہوا ہے, اور بظاہر ہوا ہے بہت سارے, جیسے چینی کی خریداری کا معاملہ تھا, گندم کے مسائل تھے, تو اس سارے یا ایل این جی کے الزامات لگتے رہے ہیں, تو پھر انصاف تو اس میں ہمیں کمپرومائز ہوتا نظر آ رہا ہے نا اگر یہ فیصلے مستثنی ہو گئے نیب سے. تو نہیں, اس میں لا ریفارمز پہ تو تفصیلی بحث قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ہوگی. کسی کو کوئی بلینکٹ کور نہیں ہے, کابینہ کے ممبر سے لے کے وزیر اعظم پاکستان تک. ہاں, اگر فیصلہ سازی آپ کرتے ہیں تو فیصلہ سازی میں آپ کو ایک آزادی دی گئی ہے تاکہ آپ آزاد فیصلے کر سکیں. اس ڈر سے آپ فیصلے کرنے سے رہ ہی نہ جائیں کہ یہ نہ ہو کہ کل کو نیب کے کیسز بنے. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ کے فیصلے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے ill gotten means پیدا کیے ہیں, آپ نے یا کوئی بے نامی جائیداد, آپ نے, آپ کی وائف, آپ کے بچوں نے, آپ نے ملک سے باہر پیسہ بھیجا ہے, اس میں کوئی کور نہیں ہے. نمبر 2, اگر آپ نے فیصلہ کیا اور اس کا ریزلٹ بدقسمتی سے اچھا نہیں آیا, تو ایک نقطہ ہے کہ بدنیتی ثابت کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فیصلے کریں
कभी आपके फैसले अच्छे भी निकलते हैं, कभी बुरे भी निकलते हैं, और ये कोई इस काबीना या किसी इस वज़ीर आज़म के लिए नहीं है। दिस लॉ विल बी फॉर ऑल पीपल। और ये वो नुक्ता है जो अपोजिशन ये बात करती थी। एक और नुक्ता वो कहते थे कि 90 दिन के लिए आप अंदर कर देते हैं, बेल आप देते नहीं है, बेल का राइट नहीं है, वो एक नेशनल राइट होना चाहिए कि अगर किसी की इन्वेस्टिगेशन अभी दरकार नहीं है तो क्यों 90 दिन के लिए आप उसको सरकारी दाल खिला रहे हैं। तो ये एक अमेंडमेंट तो उनकी थी। अगर हम इसको लेके आ गए, देखिए ये मुआविया में ये लोग सारा अच्छा, ये जो डिमांड करते हैं वो अगर आप ना माने, अगर अपनी आप तजावीज ये हमने कल भी बात की थी, और जो कानूनी माहिरीन है, आप खुद भी कानून पढ़े में, उनका भी ये कहना है कि जो एक्सटेंशन का मामला है, इससे पहले जो नैब लॉ था वो ये कहता था कि चेयरमैन नैब एक मुकर्रर मुद्दत के लिए आएंगे और उसमें तौसीह नहीं हो सकती, और इसकी बुनियादी वजह उनकी किसी हुकूमत की खुशनुदी हासिल करने के लिए उससे उनको बचाना है ताकि वो फ्री एंड फेयर तरीके से काम कर सकें। ये चीज़ तो क्लियरली कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। एक तो आपने कहा कि वो दोबारा भी चेयरमैन नैब बन सकते हैं, दूसरा ये कि उनकी एक्सटेंशन भी समा, उसको एक्सटेंशन ही कहेंगे वो हो सकती है, और मुद्दत मुलाजमत के हवाले से भी उसको भी आप अमेंड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली वो जो रूह है नैब के कानून की, वो तो इसमें भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ होती नजर आती है। नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज तब होगी अगर नैब का कोई भी चेयरमैन सिर्फ हुकूमत की मर्जी से आएगा, क्योंकि अपोजिशन लीडर की और वज़ीर आज़म की कंसल्टेशन तो इसमें अब भी है, और एक्सटेंशन कोई 4 साल या 3 साल के लिए नैब के चेयरमैन को नहीं दी गई, बल्कि उन हालात को कवर करने की कोशिश की गई है कि अगर कंसल्टेशन की रिजल्ट में अभी आपका नैब चेयरमैन नहीं आता और मजीद कंसल्टेशन की जरूरत है, जैसे अभी नहीं हुई, मीनिंगफुल कंसल्टेशन अभी तक नहीं हो सकी, तो फिर क्या नैब के इदारे को बगैर चेयरमैन के रखा जाए? तो आर्जी तौर पे जब तक कंसल्टेशन के जरिए कोई नया या मौजूदा को एक्सटेंशन नहीं मिलती, वो उस कमेटी का काम है जो दोनों ने करना है, सदर वज़ीर आज़म ने, वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर ने, और अगर वो नहीं होता तो पार्लियामेंट्री कमेटी। जब तक वो नहीं होता तो इंटररेग्नम पीरियड के लिए, आर्जी और मुद्दत के लिए, जो महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, कुछ अरसा होगा ताकि काम उमूर नायब जो है वो चलते रहें। ये कोई लामतनाही नहीं है, ना कोई ये 4 साल एक्सटेंशन है, बल्कि ये उस बीच की मुद्दत के लिए होगा जिसमें आप नया चेयरमैन लगाते हैं ताकि इदारे का काम जो है उसमें तातुल का शिकार ना हो। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, लेकिन एक बात यहाँ पे है कि तमाम इदारों के हवाले से जो मुतनाज़े एक मामलात हैं वो बहरहाल हुए जा रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, उस पर अपोजिशन को एतराज़ है कि आप उसको वैल्यू नहीं देते, इलेक्शन कमीशन से आपके मसाइल ठीक नहीं है, चेयरमैन नैब के हवाले से भी भाम पैदा हो गया, पर वी होप कि ये मामला सेटल डाउन हो और जो नैब का एक कहना चाहिए जिस मकसद के लिए नैब बनाई गई है वो पूरा हो। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, थैंक्स आपने सुबह में ज्वाइन किया और इस अहम मौजू पे हुकूमत का मौक़िफ़ हमारे सामने। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। पाकिस्तान की तारीख में तबाहकुन दिन अगर मैं कहूँ 8 अक्टूबर रहा है तो गलत नहीं होगा। हम जिक्र कर रहे हैं 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले का, जिसको आए आज 16 बरस मुकम्मल हो गए। इस तबाहकुन ज़लज़ले के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें तो तकरीबन 85,000 अफराद ऐसे थे अरबला जो कि जाँ बहक हुए। ये वो दिन था जब हर तरफ क़यामत के मनाजिर थे। कितने ही बच्चे स्कूल्स में तालीम की गर्ज से पहुँच चुके थे, मज़दूर अपनी मजदूरी में मसरूफ़ थे और बहुत से लोग दफातर में कामकाज कर रहे थे, लेकिन सुबह 8:52 पर यानी कि अब से कुछ ही देर पहले, आज से 16 साल पहले, ज़मीन हिल कर रह गई और पलक झपकते ही हर जानिब तबाही थी। इस सिलसिले में आज़ाद कश्मीर ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा है, इसके बहुत सारे शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। ख़ास तौर पर हम अगर एबटाबाद की बात करें, उसकी तबाही और बालाकोट की तबाही तो हम भुला नहीं सकते, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। और ये हौलनाक ज़लज़ला 2005 का 8 अक्टूबर का इतना बड़ा खौफनाक ज़लज़ला था, इतनी खौफनाक कुदरती आफत थी कि इससे बच जाने वाले लोग आज भी इसको याद करते हुए जिसे कहते हैं सत्ते के आलम में आ जाते हैं। बिल्कुल, और साने के ज़ख्म अभी तक ताज़ा हैं। ज़लज़ले ने कई अफराद को उम्र भर के लिए अपाहिज कर दिया, जो आज भी सिसक कर अपनी ज़िंदगी गुजारें। इस रोज़ आप बात किए तो आज भी दुख मुसीबत के साथ अज़्म यकजहती के दिन के तौर पर मनाया जाता है इस दिन को, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम की अगर हम बात करें, इस साने में जैसे कहते हैं ना, एक हो गई थी और वो मनाजिर काबिल दीद थे। गो के तबाही बहुत बड़ी हुई थी, लेकिन इस बहादुर कौम ने सारे मोहब्बत की जो दास्ताने रकम की थी वो देखने के लायक थी। दूसरी जानिब बात करें गुज़िश्ता रोज़ यानी 7 अक्टूबर को, तो बलूचिस्तान में बात की जाए, कोयटा, सिब्बी, हरनाई, पशीन, कला सैफुल्ला, चमन, ज़ियारत और सौब समेत कई इलाकों में रात 3:02 पर एक ज़लज़ला आया और ज़लज़ले की जो शिद्दत है 5.9 रिकॉर्ड की गई थी और ज़लज़ले का मरकज़ हरनाई से 15 किलोमीटर दूर का इलाका था। PTI में बलूचिस्तान के मुताबिक हरनाई में मकानात गिरने
से 22 अफराद जाँ बहक हुए और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। और दूर दराज इलाकों में अगर बात करें तो ज़ख्मी होने वालों को हेलीकॉप्टर के जरिए कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी है। इस हवाले से हम मज़ीद अपडेट्स लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकरम मौजूद हैं जिस वक्त कोयटा में, हम उनसे बात करते हैं कि क्या सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम साहब। कल का एक बहुत बड़ा जो कहने सानिया था जिसके हवाले से हमने कल पूरा दिन भी देखा खबरों के अंदर, अभी लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं? इमदादी कार्रवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं या अभी भी जारी हैं? और जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे जो इफेक्ट हुए उनको रेस्क्यू कर लिया गया है? जी बिल्कुल, अब भी जो है रेस्क्यू का अमल वहाँ हरनाई, शाहराग और जो उसके नवाही इलाके हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल समेत गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा ने और जितनी भी ज़िली हुकूमती मशीनरी थी वो वहाँ पर रेस्क्यू के कामों में तो लगी हुई थी, लेकिन हमने देखा कि जो हरनाई के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाके हैं, इंतहाई दुश्वार गुजार इलाके हैं, वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू के अमल में मुश्किलात का सामना रहा। आज भी जो है ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक जो बताया जा रहा है, जो अमवात हैं उनकी तादाद 25 हो गई है और ज़ख्मियों की तादाद 310 हो गई है। इसके साथ साथ जो दूर दराज की किलियाँ हैं जिन्हें वहाँ देहात कहा जाता है और वहाँ की जो किलियाँ हैं वहाँ पर जो है पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तादाद जो है मरने वालों की 25 हो चुकी है और ज़ख्मियों की तादाद भी बढ़ रही है। ऐसे दूर दराज इलाके हमने खुद देखा, वहाँ जाके अपने कैमरे की आंख से जो उसको कवर किया, वहाँ के वो लोग जो 8-10 घंटे गुजरने के बाद भी रेस्क्यू के अमल से जो है गुजरे नहीं थे, उन्होंने अपनी मदद आप के तहत मलबे से लोगों को निकाला और आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जूं का तू वहाँ पर जारी था। अब से कुछ देर कबल भी जो एक आफ्टर शॉक्स का सिलसिला आया है जो 3.3 का था, वहाँ के ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि लोग डरे और खौफ। ठीक है, ये भी बताइए, बहुत सारे लोग कल इस साने के बाद ऐसे के बाद खुले आसमान तले रात बिताने पर मजबूर थे। वहाँ का मौसम कैसा है? क्या बहुत टफ वेदर कंडीशन है? ठंड तो नहीं है कहीं है कहीं? दूसरा ये कि क्या उन लोगों के लिए कोई टेंट्स वगैरह का बंदोबस्त किया गया है एनडीएमए या पीडीएमए की तरफ से जिनके घर गिर गए और वो खुले आसमान के नीचे हैं? जी बिल्कुल, गर्मी तो बेतहाशा थी। 45 डिग्री सेंटीग्रेड की शदीद तरीन गर्मी हरनाई में थी। वहाँ के मकामी लोगों से जब मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि अगर यही ज़लज़ला सर्दियों के दिनों में आता तो डेथ टूल जो है बहुत ज़्यादा हो जानी थी, ज़ख्मियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा होनी थी, क्योंकि मौसम गर्म था, लोग अपने सहन में और बाहर जो है सोए हुए थे, इसलिए जो है ज़्यादा अमवात नहीं हो सकी। और रेस्क्यू के अमल के साथ साथ जो है हिलाल अहमर और दीगर फलाही जितनी भी तंजीमें हैं उनकी तरफ से सिर्फ दावे किए गए, हमने रात 12 बजे तक किसी किस्म का कोई शेल्टर नहीं देखा, कोई खेमा वहाँ पर नहीं देखा, कुछ भी वहाँ पर नहीं वहाँ पर पहुँचा था। रात 12 बजे तक हम इस तमाम सूरत हाल को रिपोर्ट करते रहे और अब भी जो हमारे ज़राए हैं जिनके साथ हम वहाँ राब्ते में हैं, ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि हम वहाँ पर हर किस्म की चीज़ें पहुँचा रहे हैं, रेस्क्यू का अमल जारी है, लेकिन जो लोग हैं वहाँ पर उनका ये कहना है हमें अभी तक ना शेल्टर मिले हैं ना खेमे मिले हैं, वो अपने टूटे फूटे घरों में, बोसीदा घरों में रात गुजारने के बाद खौफ के आलम में अब भी सुबह तक वहीं पर बैठे हुए हैं, क्योंकि रात 3:02 पे जो ज़लज़ला है। हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि ये जो शेल्टर्स ना मिलने का मामला है, पीडीएमए की जानिब से तो यकीन दहानी कराई गई थी कि जो लोग खुले आसमान तले मौजूद हैं उनको हम शेल्टर और प्रॉपर फैसिलिटीज़ देंगे ताकि उनका जो मामला है, और जब तक उनको हम प्रॉपर केटर नहीं कर लेते उनके घर जिनके तबाह हुए, तो क्या किसी आपकी हुकूमती या इंतज़ामिया के नुमाइंदे से बात हुई कि वहाँ पर क्यों अभी तक लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया गया? कल गुज़िश्ता दिन जो हम ये वाक़या हुआ, जब हम वहाँ गए तमाम सूरत हाल को रिपोर्ट करने के लिए कि डिप्टी कमिश्नर जो है वज़ीर आला के प्रोटोकॉल में लगे हुए थे, गवर्नर के और जितनी हुकूमती मशीनरी है उनके प्रोटोकॉल में लगे थे, हमारे फ़ोन उन्होंने बिल्कुल नहीं उठाए। तमाम मीडिया वहाँ पर मौजूद था। वहाँ के जो मकामी लोग हैं असल हक़ाइक़ उन्होंने हमें बताया कि 8 से 9 घंटे उस ज़लज़ले को उस वक्त हो चुके थे, उन्हें कुछ भी वहाँ पर नहीं मिला था। और ज़िली इंतज़ामिया के जितने दीगर लोग थे जब उनसे रब्ता किया गया, उनका ये कहना था कि कोयटा से पीडीएमए के थ्रू जो है बज़रिया हेली और बाई रोड जो है शेल्टर और खेमे वगैरह यहाँ फराम किए जा रहे हैं, लेकिन रात 12 बजे तक कुछ भी फराम नहीं किया गया। अभी सुबह भी मैंने जो मेरे ज़राए थे, जो वहाँ के लोग थे, उनसे जब मैंने रब्ता किया तो उनका कहना था कि रात उन्होंने खुले आसमान तले गुजारी है, उन्हें खेमे नहीं मिले। मैं आपको हरनाई के महल वकूफ़ के हवाले से बताता हूँ कि हरनाई शहर जो है अच्छा खासा बड़ा शहर है, जो वहाँ के इर्द गिर्द के सराउंडिंग के एरिया हैं, जो वहाँ की किलियाँ हैं, देहात है, वहाँ पर जो है ना इमदाद पहुँचाना बहुत मुश्किल है। दुश्वार गुजार इलाके हैं,
पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर जाना 4x4 गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पर जाती है। क्योंकि जो मकानात वहाँ तबाह हो चुके हैं, लैंड स्लाइडिंग हो चुकी है, वो पहाड़ी इलाके जो कच्चे बने हुए थे, वहाँ से हम अपनी ओबी वैन भी इंतहाई मुश्किल से लेकर गए, वहाँ से हमने जो है कवर किया। लेकिन ये हुकूमती अफराद जो हैं, इनके सिर्फ दावे हैं, अभी तक वहाँ पर कोई शेल्टर, किसी किस्म का कोई भी चीज़ वहाँ उन्हें फराहम नहीं की गई। ठीक है मोहम्मद अकरम, बहुत शुक्रिया तफसीलन हमें आगाह करने के लिए। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल, कल जो ज़ल्ज़ला आया था उसमें जाँ बहक होने वालों की तादाद 22 हो गई है, ज़ख्मियों की तादाद 310 हो गई है, और वहाँ पर जो लोग जिनके घर तबाह हुए हैं उनको किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं दी जा रही। वो खुले आसमान के नीचे हैं, जो कि हुकूमत बलूचिस्तान की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। वो अपने मसाइल में लगे हुए हैं, वहाँ पर सियासी मसाइल चल रहे हैं और प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो कैसे होगा इन लोगों के दुखों का मदावा? ज़रूर इन तक पहुँचना चाहिए और सब फलाही तंजीमों को भी पहुँचना चाहिए बिल्कुल, और उनकी हेल्प करनी चाहिए। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे अब कुछ क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट के मैदान की बात हम जब भी करते हैं एक्साइटेड तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग खबरें भी आ रही हैं। पाकिस्तान की सिफारतकारी की तारीफ करनी बनती है यहाँ पे, और कुछ दबाव भी काम कर गया। दौरा पाकिस्तान मनसूख करने का फैसला करने वाले या फैसला करने पर जो इंग्लिश बोर्ड के चेयरमैन है इयान वॉटमोर, ये फैसला उनको ले डूबा। वो 5 साल के लिए इंग्लिश बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए थे, ताहम इस गलत फैसले के बाद उन्हें सिर्फ 10 माह बाद ही अपना ओहदा छोड़ना पड़ गया है। यकतरफा तौर पर पाकिस्तान का दौरा मनसूख किया था इंग्लैंड ने, और इस पर वो शदीद दबाव का शिकार थे। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के बाद इंग्लिश बोर्ड के फैसले पर दुनिया भर की क्रिकेट से वाबस्ता जो शख्सियात हैं, साबिक क्रिकेटर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, उसके अलावा जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं, बरतानवी गवर्नमेंट इनफैक्ट उसने भी तनकीद की थी कि इसकी कोई रीज़न नहीं थी, और बरतानवी वज़ीर आज़म भी इंग्लिश बोर्ड के इस फैसले से काफ़ी नाखुश नजर आ रहे थे। बिल्कुल, और वजाहत भी पेश की थी कि चंद दिन पहले इंग्लिश बोर्ड ने भी पाकिस्तान से माजरत की थी, ताहम इसके बावजूद आयन वॉटमोर को ओहदा छोड़ना पड़ गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए T20 वर्ल्ड कप टीम में तब्दीलियों के लिए, तो चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने मुशावरत शुरू कर दी, और आज कायम मकाम हेड कोच से हतीमी मुशावरत के बाद फैसला सामने आएगा। इस फैसले के बाद से ही वर्ल्ड कप टीम जो है वो बायोस्क्योर बबल में दाखिल होगी, और पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा सेनेट की बैनुल सूबाई जो राबता कमेटी है उसमें फट पड़े, और पीसीबी की पिछली 3 साल कारकर्दगी का कच्चा चट्टा खोल दिया, और बताया कि ना पिचेस ठीक है और ना ही कोचिंग। उनकी नींदें उड़ गई हैं। क्रिकेट बोर्ड में पैसा सिफर और गालियां ज्यादा हैं। आईसीसी को 90% फंडिंग भारत से आती है, और पाकिस्तान 50% फंड आईसीसी से लेता है। अगर भारत आईसीसी को फंडिंग रोक दे तो पाकिस्तान में क्रिकेट तो खत्म हो जाएगी। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे जो इस्तीफा आया है, उसके बाद जो अभी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं। सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। हम अभी आयन जो वॉटमोर है उनके इस्तीफे के हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने जवाब तो ये दिया है कि बायोसिक्योर बबल में काम करना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। किस हद तक ये जवाब उनका दुरुस्त है? बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर अरमला, आपको भी और इमरान को भी। और सुबह सुबह आप लोगों की एनर्जी जो है बहुत ज्यादा होती है माशाल्लाह। थैंक यू सर। लगता है आपको नाश्ता तगड़ा कराते हैं नाश्ता। नहीं, शो के बाद कराते हैं। दूसरी चीज उसके बाद अगर आए आप क्रिकेट की तरफ, तो क्रिकेट में इयान वॉटमोर ने जो इस्तीफा दिया है, एक तो लोग कह रहे हैं कि बरतानिया में अखलाकियात जो है उन पर बहुत ज्यादा अमल किया जाता है, जो उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा था, और जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी उनको कहा था कि आप मुस्तैफी हो जाए, क्योंकि इतना क्रिटिसिज्म, आखिरी कील तो माइकल होल्डिंग ने ठोकी ना, जिन्होंने कहा कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड घुमंडी है, और उनके इस बयान से भी बड़ा शोर मचा के भाई हर कोई उन्हें तनकीद का अदब बना रहा था। लेकिन इसके अलावा इमरान, पाकिस्तान के दौरे की मनसूखी के साथ साथ जो इंग्लैंड की टीम की एशेज सीरीज है उसके मामलात भी अभी तक हल नहीं हुए, और वो मामलात हल करने में अब तक नाकाम रहे थे इयान वॉटमोर, तो वो चीज भी उनके डुबोने का सबब बनती है। दोनों चीजें इकट्ठी हो गई। हम तो खुश हो रहे हैं, और रमीज राजा ने भी कह दिया और हमने भी सबने शोर मचाना शुरू कर दिया कि अखलाकी फतह हुई है। नो डाउट पाकिस्तान की अखलाकी फतह हुई है, और उनके इस्तीफे से पाकिस्तान क्रिकेट को बेपनाह फायदा पहुंचेगा। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम सोचेगी पाकिस्तान न आने के बारे में, कि वो नहीं आने का पहले प्लान कर रहे थे। डेफिनेटली देल काम। न्यूजीलैंड जो है वो तैयार हो गया है। तो मैं कह रहा हूँ कि इयान मॉर्गन का जाना तो जाना ठहरा,
लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा ठहरा। व्हाट मोर। अच्छा, ये जो आपने न्यूजीलैंड का जिक्र कर दिया, मैं भी जिक्र यही करना चाह रहा था। एक तो ये कि कल रमीज राजा साहब हमें होपफुल लगे, जो बैन सूबाई वजारत है उसको जब वो ब्रीफ कर रहे थे, जो कायमा कमेटी है। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि अगर न्यूजीलैंड ने एक ऐन मौके के ऊपर हमसे क्रिकेट नहीं खेली तो क्या फिर हम बैक करने जा रहे हैं उनसे। दो के रमीज राजा साहब ने कहा कि हम अपनी शराइत के ऊपर क्रिकेट खेलेंगे, तो आप इससे किस हद तक मुत्तफिक है। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डैमेज इज बीन डन। अगर उन्होंने अब इस्तीफा भी दे दिया है या वो शर्मिंदा भी हो रहे हैं, लेकिन जो डैमेज हमारे क्रिकेट को होना था वो हो गया है। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं, रिवर्सिबल डैमेज है, ठीक हो जाएगा? बिल्कुल डैमेज तो हो गया, लेकिन अब अगर देर आयत दुरुस्त आयत वाली एक मसल बड़ी मशहूर है, तो अगर न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल अपने फैसले पर नजरसानी नहीं करती है, पाकिस्तान नहीं आती है, तो फिर जो वाइट शेया फार्म क्रिकेटर्स की टीम है उनको एक मौका मिलेगा कि देखें जी न्यूजीलैंड तो सिक्योरिटी की वजह से नहीं जा रही, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड पे जो प्रेशर पड़ा है और जिस तरह से कहा गया है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, तो वो आने को अगर तैयार हो रहे हैं इमरान, तो हमारा जो माली नुकसान हुआ बहुत ज्यादा हुआ। अब टेलीविजन राइट्स की मद में, स्पॉन्सरशिप की मद में, तो वो सारा कंपनसेशन हो जाएगी। मेरे ख्याल में उनको आने से उनके पाकिस्तान को बेहतर ही होगा, पाकिस्तान के लिए नुकसान नहीं। ना आने से आना, वो वैसे कहते हैं ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना तेरा, लेकिन अब कहते हैं कि ऐसे ना आने से बेहतर है आना तेरा, आ ही जाए। तो आप कुछ पूछना चाहेंगे? बिल्कुल मिर्जा साहब, आप T20 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, जो कि अब उसके लिए भी टीम ने इस बेट लगा बैठी है इस वीक में बायो सिक्योर बबल में जाना है, लेकिन अभी टीम के हवाले से कुछ हतमी फैसला नहीं आया। क्या एक्सपेक्टेशंस है? शोएब मलिक के हवाले से कहा जा रहा था कि उनको टीम में शायद शामिल किया जाएगा, क्या अपडेट्स हैं? अरमला, जो पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड है उनके दिल बड़ी तेजी से धड़क रहे हैं, कुछ के, बाकी जिनकी टीम में जगह पक्की है वो तो मुतमईन है, लेकिन कुछ जिन पर तलवार लटक रही है उनके दिल बड़ी तेजी से धड़क रहे हैं। और आज दोपहर के बाद या तो इस दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाएगी या फिर ये खुशी के मारे जो है वो हो जाएंगे, कुछ पता नहीं है, क्योंकि दोपहर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बायो सिक्योर बबल में ले जाएगा उन 15 खिलाड़ियों को कि जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। कल किट की भी तकरीबन रूनुमाई हो गई है, पाकिस्तान की किट भी बड़ी जबरदस्त बनी है। लेकिन शोएब मलिक की जो आपने बात की अरमला, शोएब मलिक ने इस टूर्नामेंट में अपने 11,000 T20 रन मुकम्मल कर लिए, और मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने इनका पहला T20 14 अक्टूबर 1999 को शारजा क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ कवर किया था, पहला वनडे था वो कवर किया था। तो अब अंदाजा लगा लें 14 अक्टूबर को शोएब मलिक को 22 साल हो जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए, और दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है क्रिस गेल और कैरोन पोलार्ड के बाद पहले एशियाई और दुनिया के तीसरे बैट्समैन हैं जिनके 11,000 T20 रन मुकम्मल हो गए। तो मेरे ख्याल में उनके इम्कानात बड़े रोशन हैं, और उनकी किस्मत का सितारा शोएब मकसूद के साथ इमरान अटैच है। शोएब मकसूद का हुई है, हमारा स्कैन आज दिया जाएगा, उसके बाद फैसला होगा। अच्छा ठीक है, उनकी कमर में तकलीफ है तो आप कह रहे हैं कि शायद शोएब मकसूद इस वजह से ड्रॉप भी हो सकते हैं। एक बात आप कहते रहे अपने तज्जियों के अंदर कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस प्लेयर्स की जरूरत है, लेकिन रमीज राजा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का ये कह रहा है कि यंग लोगों की ज्यादा जरूरत है। तो ये दोनों चीजें अगर इसका एक इम्तजाज हो जाए तो ऑब्वियसली वो बेहतरीन है। तो अभी जो ये जो 15 रुकनी स्क्वाड आपके सामने खड़ा है मिर्जा साहब, इसको देखते हुए और बाकी दुनिया की टीम खासतौर पर इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड को देखते हुए, ऑस्ट्रेलिया को समहाउ, आपको लगता है कि वी आर कंपैटिबल इनफ कि हम अच्छा कंपीट करेंगे, या आपको लगता है कि नहीं फैसला लेना चाहिए, सीनियर प्लेयर्स को आना चाहिए? देखिए इमरान, अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो हमारी टीम को उतना उसमें दमखम नजर नहीं आता। उसकी बुनियादी वजह ये कि तजुर्बे की कमी है। आप देखें कि हफीज जो है वो उनको पहले फूड पॉइजनिंग हुई, फिर उसके बाद डेंगू हो गया, अभी रिकवर कर रहे हैं, मैच प्रैक्टिस नहीं है। फिर उसके अलावा अगर आपके पास बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बाद बैटिंग में कौन बचता है अगर हफीज इन फॉर्म नहीं है? और नीचे आप आ जाएं तो आपके पास शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली है, तो आपकी टीम का, और शादाब इतने इन फॉर्म नहीं है, उन्होंने इससे पहले 94 रन बनाए और सिर्फ 4 विकेटें ली T20 में, तो उनकी फॉर्म भी नजर नहीं आ रही। तो तजुर्बे की कमी है, तजुर्बे की अशद जरूरत है। और आप देखें, अगर इस टीम को देखें इमरान, जो 15 रुकनी अनाउंस की, सिर्फ 4 खिलाड़ी जो है T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले चुके, जिनमें बाबर आजम एक है, मोहम्मद हफीज 2 है, उसके अलावा
सुहेब मकसूद जो थे वो थे और मोहम्मद नवाज वो खेले नहीं, लेकिन ये इन 4 के अलावा कोई भी नहीं खेला, कोई भी नहीं तो है उनका तजुर्बे इतना की बड़ा तो कमी नजर आती पहले। ठीक है मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच। और हफीज का वैसे कल मैंने एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा है जी कि मैं रिकवर कर चुका हूं एंड आई एम बैक टू माय प्रैक्टिस। सो देखते हैं क्या सूरत है। थैंक यू वेरी मच अलस सुबह हमें ज्वाइन करने के लिए और इस सारी सूरत हाल से आगाह करने के लिए। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमें क्रिकेट की सूरत हाल पर अपना तबसरा दे रहे थे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब हमारे सेट पे आ चुकी हैं खुशी और हम खुशी से उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ हैं खुशी भट्ट जो आज हमें सुबह सुबह एक्सरसाइज कराएंगी। जी खुशी। थैंक यू उर्मिला, थैंक यू इमरान। आज हम लेग्स की एक्सरसाइजेस करेंगे, लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें मैं आपको ग्लूट्स और लेग्स की एक्सरसाइजेस बताऊंगी। फीमेल्स को बहुत ज़्यादा होता है कि हमारे लेग्स टोन्ड अप हों, ग्लूट्स टोन्ड अप हों, सो हम 3 से 4 एक्सरसाइजेस करेंगे ईच एक्सरसाइज। सो वी जस्ट नीड अ पेयर ऑफ 1 डंबल। आपने 1 डंबल लेना है। इफ़ यू बिगनर आप बॉडी वेट कर लो। आपने चेस्ट पे रखना है डंबल को, फीट वाइड करने, टोज फीट जो है वो शोल्डर से स्लाइटली वाइड होंगे, चेस्ट अपराइट होगी, बैक टाइट एंड नीज जो हैं वो पॉइंट करेंगी टोज को। नी शुड बी ट्रैकिंग योर टोज, बेंड एंड अप, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ओपन अप योर नीज एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, वन मोर टाइम एंड ब्रीद आउट। सेकेंड एक्सरसाइज इज ऑन द फ्लोर एज वेल। आपने 1 फुट पीछे रखना है। आपने बेसिकली स्टूल ले लेना है या कोई स्टेपर ले लेना है अगर आपके पास कोई घर पे चीज़ है, या आप स्टेयर्स पे भी कर सकते हो। 1 फुट ऑन द बैक, चेस्ट पे रखना है ये डंबल एंड बैक लेग डाउन एंड अप। ये आपके ग्लूट्स और क्वाड्स को दोनों को हिट करेगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इफ़ यू नीड टोन्ड अप लेग्स एंड ग्लूट्स, आप ये एक्सरसाइज करो, इट्स वेरी इफेक्टिव। ब्रीद इन एंड यू स्विच द लेग्स। एंड थर्ड वन इज ऑन द फ्लोर, feet shoulder width apart, hip thrust, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in. Toes should be up, and as you lift your hips up, stomach goes in, you breathe out, hips tight and relax. Take a pause on the top and breathe out. And last exercise is called step ups. Guys, आप ये chair पे कर सकते हो, bench पे कर सकते हो, sofa पे कर सकते हो. You need both dumbbells on your shoulders. 1 and lift your leg up. Single leg करेंगे, then the other leg. So make sure कि जितनी ज़्यादा टेंशन आप मसल को देंगे वो उतना ज़्यादा बर्न करेगा और उतना ज़्यादा रिजल्ट देगा. So breathe out as you step up. So guys, 20 reps each leg, and you have to perform this exercise 4 times at least. After every set you take 1 minute rest. So try this at home. So guys, if you want your legs to have good shape, try these exercises at home and I'll see you guys soon. Thank you very much Allah खुशी, Hafiz. बहुत शुक्रिया कि सुबह सुबह आपने हमें इतनी अच्छी एक्सरसाइज बता दी। वैसे नॉर्मली लोगों को लगता है कि सिर्फ आपको पतले होने के लिए ही एक्सरसाइज करनी है, नहीं, आपको अपनी बॉडी को टोन अप रखने के लिए भी एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है। आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, और हम लोग मेरे ख्याल से अच्छी ऐसे अरबला हसन कहती हैं जैसे फौरन शो के बाद इन्होंने ये एक्सरसाइज करनी होती है। कभी नहीं पतली हूं ना, मैं गवाह हूं इस चीज का। अच्छा चलें जी, आप तो स्मार्ट है लेकिन हमारी जो एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर है वो स्मार्ट नहीं है इस वक्त, उसके हालात बड़े खराब हैं। एयर इंडेक्स के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। पोल्यूशन काफ़ी बढ़ रही है और कल के भी कुछ आज के स्टैट्स भी हमारे पास हैं जिसके मुताबिक जो लाहौर है और कराची है, ये दोनों अगर हम कहें कि दुनिया के सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर हैं तो गलत नहीं होगा। आज जो इस हवाले से नंबर सामने है उसके बारे में भी आपको बताएं कि इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 193 रिपोर्ट किया गया जी, 193, और इसमें जो ओवरऑल कार्बन की तादाद है या पोल्यूशन की तादाद है वो बहुत ज़्यादा, और इसी की वजह से दोबारा जो स्मोक है वो भी इन हो रही है। और लाहौर में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्मॉग होती है, और अब चूंकि लाहौर में आगे वेदर भी आएगा, फॉग का एलिमेंट भी शुरू हो जाएगा जब सर्दी आएंगी, और ये स्मॉग भी, इसमें भी आपको एहतियात करनी होती है। एग्जैक्टली, आपको एहतियात करनी पड़ेगी। मास्क वगैरह तो आप नॉर्मली कोविड की वजह से पहन रहे, स्मॉग में भी एहतियात करें। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, कूड़ा करकट जलाए नहीं, आग नहीं लगाएं। हाँ, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। रोजाना की बुनियाद पे आपको कॉफ़ी पिला रहे हैं और कप ऑफ कॉफ़ी में, और आज हम अपनी कॉफ़ी शेयर करेंगे जमाल शाह साहब से जो बड़े बाकमाल फनकार हैं, आर्टिस्ट हैं, अदाकार हैं। हमना खालिद आज उनसे हमारी मुलाकात करवा रही हैं। सो देखते हैं आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो ऑल राउंडर है, क्योंकि आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट बेसिकली ऑल राउंडर होते हैं। जी हाँ, डायरेक्टर है,
رائٹر ہیں, کمپوزر ہیں, اس کے علاوہ پینٹر ہیں اور سون ٹو بی سنگر بھی ہیں. تو میں سپر ایکسائٹیڈ ہوں. جمال شاہ آج ہمارے ساتھ ہیں, ان سے گپ شپ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اتنی زیادہ فیلڈز میں کس طرح اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ شکر, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ ٹائم دینے کے لیے. اور اس ٹائم میں بہت زیادہ موٹیویٹڈ اس لیے بھی فیل کر رہی ہوں کہ اسپیشلی آپ کی پہلے پینٹنگس دیکھ کے ایک دیسی چیز ہوتی ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ آرٹسٹ کا موڈ کے ساتھ کنیکشن ہے. تو آپ کا جو موڈ ہے وہ مجھے پینٹنگس میں نا اسٹروکس بڑی شارپ, کیا چیز آپ کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے؟ میں اپنے کام میں انسپریشن زندگی سے ہی لیتا ہوں. زندگی کے جو مسائل ہیں, خوبصورتی, بدصورتی, اسٹرگلز, اونچ نیچ, انجسٹس جو ہمارے معاشرے میں ہے, خواتین کے جو مسائل ہیں, جتنے بھی مسائل ہیں, منافقت وغیرہ, یہ چیزیں میری پینٹنگز یا میرے اسکلپچرز کا موضوع بنتے ہیں. اور موڈ ظاہر ہے, اکثر ان چیزوں پہ آپ خوش تو نہیں ہو سکتے, اندر ایک غصہ سا ہوتا ہے, تو موڈ وہی رہتا ہے. اور اسی اعتبار سے تصویر بھی اپنا جو طریقہ کار ہے یا شکل ڈٹرمن کرتی ہے کہ ایسے ہونا چاہیے. ایسے ہونا چاہیے. اگر میں کسی ایک پینٹنگ سے آپ سے ڈسکرپشن مانگوں, وچ ون, اگر یہ والی یا بے شک یہ والی, کیا آپ کے مائنڈ میں فرسٹ, کیونکہ مجھے لگا کیونکہ کافی ڈارک کلرز آپ نے, اسٹروکس آپ کی بڑی شارپ ہیں, ایسے لگتا ہے کہ کوئی ڈس ہارٹیڈ آرٹسٹ ہے, کچھ ایسا ہے؟ نہیں, ڈس ہارٹیڈ تو نہیں ہوں, غصے میں ضرور ہوں. اور وہ کوئی پرسنل غصہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی ذاتی طور پہ کچھ ہوا ہے, لیکن میں جب اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں, گرد و پیش کو دیکھتا ہوں, تو لگتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور وہ زیادتیاں نہیں ہونی چاہیے. فیصلے غلط ہو رہے ہیں, غلط لوگوں کو موقع ملا ہے کہ وہ آپ کی زندگیوں کے فیصلے کریں. تو جب وہ فیصلے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. آرٹ کا مقصد دیواریں سجانا نہیں ہے, آرٹ کا مقصد زندگی کو سنوارنا ہے اور معاشرے میں ایک مکالمے کی فضا پیدا کرنا جو ہے آرٹ کا بنیادی مقصد ہے. تو میں آرٹ کو برائے زندگی سمجھتا ہوں, اور چونکہ آرٹ برائے زندگی ہے تو زندگی کے جو مسائل ہیں, یا خوبصورتیاں ہیں, یا اسٹرگلز ہیں, یا اچیومنٹس ہیں, یا وسوسے ہیں لوگوں کے, ان کا اظہار آرٹ میں ضرور ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. اور بیسیکلی یہاں پہ کانسیپٹ آرٹ ایک اسپیسیفک فیلڈ کو کر دیا گیا جی, پینٹر. بیسیکلی آرٹ میرے خیال میں شاید ڈانس بھی ہے, یوگا بھی ہے, آرٹ اچھی کوکنگ کرنا بھی ہے. آرٹ ورڈ ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ ہم شاید اس کو پراپر اس معاشرے میں ابھی تک ڈسکرائب کر سکیں. ایز این آرٹسٹ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ نے پہلا اپنا اسٹارٹ انٹرنیشنل فلم سے لیا K2, تو یو جمپڈ ایز این آرٹسٹ ایکٹنگ میں بھی, تو وہ کیسا ایکسپیرینس؟ نہیں, ایز این ایکٹر تو میں بہت پہلے میں نے ایکٹنگ شروع کی. PTV پہ میں ایز اے سنگر انٹروڈیوس ہوا تھا, لیکن بعد میں ایکٹنگ بھی کی. اور پہلی انٹرنیشنل پروڈکشن جو میں نے کی تھی وہ ٹریفک ہے. ٹریفک برٹش پروڈکشن تھی جو 6 پارٹ ڈرامہ سیریز تھی, اور اس ڈرامے کو 11 انٹرنیشنل ایوارڈز ملے. K2 میری پہلی فلم تھی ہالی ووڈ کی جس پہ میں نے کام کیا, اور پھر مجھے بے شمار ایسی فلمیں آفر ہوئی, لیکن کچھ وجوہات کے بنا پہ میں وہ نہیں کر سکا, اس لیے کہ کیریکٹرز جو تھے ان میں کچھ ایسے سینز ہوا کرتے تھے جو میں ظاہر اگر میں وہ کرتا تو پھر میں کوئٹہ نہیں آ سکتا تھا یا پاکستان نہیں آ سکتا تھا. اچھا, اگر میں بات کروں آپ کے اس آرٹ اسکول کی, ہنر کدا کی, جتنے بھی ینگ ٹیلنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے اس ٹائم, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ جسٹ ایز اے فن یا جسٹ پیشنیٹ ہو کے جوائن کر رہے ہیں ایز این آرٹسٹ, جس میں میرے خیال سے بہت زیادہ آپشنز ہیں. یہاں پہ گرافکس کی ہیں, پینٹنگ کی ہے, شاید میں بھی دیکھ رہی تھی کہ یوگا بھی اسٹارٹ ہے, ادر دین اور بھی بہت کچھ ہے, فلم ہے, میکنگ ہے, ڈائریکشن ہے, کمپوزنگ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ینگ جنریشن کو کیا وہ اسپیس مل رہی ہے؟ سارے لوگ ایک پیشن کی وجہ سے ہی آتے ہیں. اس پیشن کا لیول جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. کچھ لوگ زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں, کچھ لوگ شوق کی حد تک ہی رکھتے ہیں. جہاں تک ہماری گورنمنٹ کا تعلق ہے, کسی گورنمنٹ نے آج تک آرٹ اور کلچر کو وہ جگہ نہیں دی ہے جو دینی چاہیے, اس لیے کہ آرٹ اور کلچر آپ کی زندگی کا ایک لازمی جز ہے. اس سے آپ
تعلیم کو بھی بڑھاوا دے سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں. اس سے آپ ٹریڈ کو بھی کر سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ آپ کو اپنے گرد و پیش کے بارے میں, آپ کے وطن کے بارے میں, آپ کے زمین کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے آگاہ کرتی ہے. تو بچوں سے لے کے بڑوں تک ان سب کو موقع ملنے چاہیے کہ وہ آرٹ سیکھیں, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آرٹسٹ رہیں, لیکن آرٹ چونکہ ایک ذریعہ اظہار ہے, ایسا ذریعہ اظہار ہے جو آپ کو سینسٹائز کر دیتا ہے چیزوں کے بارے میں اور انفارم ڈیسیجن میکر بنا دیتا ہے. اس لیے آرٹ ضروری ہے, چاہے آپ پھر پولیس والے بنیں یا ٹیچر بنیں یا فوجی بنیں یا کاروباری بنیں, جو بھی بنیں, لیکن بنیادی مقصد آپ کی زندگی کا یہ ہوگا کہ آپ نے زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. آپ سانگ رائٹر مطلب کمپوزر بھی ہیں, اور ادر دین اس کے علاوہ آپ ڈائریکٹر بھی ہیں اور اسکرپٹ رائٹر بھی ہیں. مطلب یہ 3 الگ الگ چیزیں اگر اس کو ڈسکرائب کیا جائے تو میرے خیال میں بہت لمبی ڈسکشن ہو جائے گی. تو ابھی آپ کوئی ایسا سانگ جو آپ لکھ رہے ہیں اور سنگر اٹ سیلف ہیں, تو کوئی آپ ایسا کوئی لائن ہو جو گنگنا دیں. اور جی, میں جالب صاحب کی پوئٹری پہ آج کل کام کر رہا ہوں, اور ان کے کچھ گانے میں نے ریکارڈ کیے ہیں, ویڈیوز بھی بنیں گے تو وہ ریلیز ہوگی. ایک میں سناتا ہوں. میں نے اس سے یہ کہا, میں نے اس سے یہ کہا, میں نے اس سے یہ کہا, ان کی فکر سو گئی, ہر امید کی کرن ظلمتوں میں سو گئی, کھو گئی یہ خبر درست ہے, ان کی موت ہو گئی, بے شعور لوگ ہیں اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا. میں نے اس سے یہ کہا. یہ آج کل میں نے کمپوز کیا ہوا ہے. اگر اس کے لیرکس دیکھے جائیں تو اس کے پیچھے کوئی سٹوری بھی لگتی ہے, ایک میننگ فل لگتا ہے, اور آج کل جس طرح کے حالات ہیں مجھے لگتا ہے اس کی بھی کہیں نہ کہیں جھلک ہے. لیکن جو اب ایک کانسیپٹ یا یونرا آ گیا ہے, جو سنگرز آ گئے ہیں, ایک ریپ شیپ والا اور جان چھڑانے والا, آپ کو لگتا ہے یہ لانگ ٹرم موسیقی یا رہے گی یا نہیں, وداؤٹ میننگ جو ایک سٹائل ہے؟ نہیں, وہ ظاہر ہے موسیقی کی جو جانراز جو ہیں قسمیں وہ بدلتی رہیں گی. ریپ جو ہے وہ آج کی نہیں ہے, ریپ بہت پہلے شروع ہوا تھا. مارون وین فیبل, یہ ایک امریکی آرٹسٹ تھا, اس نے شروع کیا. میں اس سے ملا بھی ہوں امریکہ میں. ریپ میں بھی یہ زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں, لیکن میرا جانرا ریپ نہیں ہے. میں ذرا فوک کی طرف زیادہ ہوں, کلاسیکل کی طرف زیادہ ہوں, لیکن کنٹمپریری انداز سے. اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک اسکول بھی آن کرنا, پھر اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھنا, دین آپ ڈائریکٹر بھی رہ چکے PNCA کی, دین آپ ڈراماز بھی آن کر رہے ہیں, اس کو بھی لکھ رہے ہیں, یہ اتنا کچھ ایٹ اے ٹائم کیسے مینیج ہوتا ہے؟ مینیج کر لیتے اس لیے کہ میں کچھ اور کام تو کرتا نہیں ہوں. میرا کام یا پینٹنگ ہے یا میوزک ہے, اور ہنر کدہ بھی آرٹ سکول ہے, تو وہ تمام ڈسپلنز ہنر کدہ میں ہم سکھاتے ہیں یا پڑھاتے ہیں جس سے میرا تعلق ہے. میں ڈائریکٹلی تو آج کل نہیں پڑھاتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ میرے کولیگز وہ سارے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں اور آسانی سے مینیج ہو جاتا ہے. ہنر کدہ پاکستان کا واحد ناٹ فار پروفٹ نان گورنمنٹل سکول ہے, آرٹ سکول ہے. بہت سارے دوسرے ادارے ہیں جو اپنے آپ کو ناٹ پروفٹ کہتے ہیں, لیکن وہ بے تحاشا پیسہ کمانے والی فیکٹریاں ہیں. ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی ہے. ہم صرف آرٹ کو پروموٹ اور پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور آرٹ بھی وہ جو زندگی کو اجاگر کرے. آپ ینگ ٹیلنٹ میں ایسی کیا ایک اسپارک دیکھتے ہیں جو کہ آپ ان کو اسپیس دیں, چاہے تھیٹرز کے لیے, شارٹ فلمز جو اب کانسیپٹ آ رہا ہے, ادر دین ڈراماز اور یہ چیزیں, تو آپ ینگ ٹیلنٹ میں ایسا کیا دیکھتے ہیں یا ان کو کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں؟ ینگ لوگ جو ہیں وہ آپ کا فیوچر ہیں, اور ینگ لوگوں پہ آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے, اعتبار ہونا چاہیے, اور ینگ لوگوں کو موقع دیا جانا چاہیے. میں جب بھی پروڈکشن کوئی کرتا ہوں تو میں نیا ٹیلنٹ ضرور انٹروڈیوس کرواتا ہوں. ان میں شکر ہے میرے انٹروڈیوس کیے ہوئے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں, اس لیے کہ وہ ٹیلنٹڈ تھے اور انہوں نے محنت کی. تو ینگ لوگ چونکہ آپ کے فیوچر کے ڈیسیجن میکرز ہیں, تو ان کو بھرپور موقع ملنا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں, زیادہ سے زیادہ اسکل ایکوائر کریں, اور وہ پھر معاشرے میں لیڈرشپ کے لیول پہ آئیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر میں آپ کے فیوچر پلانز, فیوچر ٹارگیٹس دیکھوں ریلیٹڈ آرٹ, تو وہ کیا ہے؟
यही है आर्ट की प्रमोशन प्रोपगेशन एक ऐसे माशरे में जहाँ आर्ट को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी गई है, इस खौफ से कि आर्ट लोगों को अवेयर बना देता है। आर्ट और एजुकेशन, आर्ट एक अजीब अंदाज से लोगों को एजुकेट करता है, और जब आप एजुकेट होते हैं तो फिर आप सवाल उठाना शुरू कर देते हैं चीज़ों के बारे में। तो जो आप पे काबिज़ क़ुव्वतें होती हैं वो ये नहीं चाहती हैं कि आप सवाल उनसे करें, इसलिए वो आर्ट को प्रमोट नहीं होने देते हैं। होने नहीं देते, बिल्कुल ऐसे ही। और कोई अपकमिंग हिडन प्रोजेक्ट, कोई मूवी, कोई ड्रामा जो आपका सून टू भी आ रहा हो और सब देखें? और मैं फिल्म प्लान किया हुआ है, मैंने एक फिल्म जो चाइना के साथ को प्रोडक्शन होगी वो फिल्म, और फिल्म है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। इससे पहले भी मैंने फिल्म बनाई थी रिवेंज ऑफ द वर्थलेस, जो तालिबान के बारे में थी जब उन्होंने स्वात पे कब्ज़ा किया था। तो ये फिल्म जो है ये एंटरटेनमेंट बेस्ड ज़्यादा है, म्यूज़िक के बारे में, फिल्म के बारे में, सिनेमा के बारे में। तो जब ये कोविड वाला सिलसिला ज़रा हट जाएगा तो इंशाल्लाह वो फिल्म शुरू करेंगे। बिल्कुल, और फॉर श्योर मैं भी आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि कहीं ना कहीं मैं भी इसका हिस्सा बन जाऊँ। लेकिन खैर एनीवेज, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा से आपको अपनी इंस्पिरेशन इसलिए समझती थी कि एज एन आर्टिस्ट चीज़ों को प्रमोट करना, बहुत कम लोग इसको लॉन्ग टर्म लेके जाते हैं, ज़्यादातर लोग बैकआउट कर जाते हैं क्योंकि ओवरऑल आपको जब सपोर्ट ना मिले या आपको लॉन्ग टर्म कुछ फ़ायदा ना नज़र आ रहा तो आप कहते हैं यार ये नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। ये था आज का सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हमने शो के आगाज में आपको बताया था कि कल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, तो हमारा कल शो नहीं होता, लेकिन हमने सोचा कि इसको आज डिस्कस किया जाए। तो माइंड मैटर्स में वकार अहमद मलिक और हिना न्याजी आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से कुछ डिस्कशन करें। सो ओवर टू यू हिना एंड वकार भाई। थैंक यू सो मच अर्मिला एंड इमरान। वकार साहब, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आ रहा है, इस हवाले से हमारी आवाम को किस तरह से एजुकेट किया जा सकता है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और मेंटल हेल्थ के हवाले से क्या फैसिलिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं? बहुत शुक्रिया है ना। बात ये है कि इस दफ़ा जो मेंटल हेल्थ जो मनाया जा रहा है, ये जो मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर, इसका जो स्लोगन है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम है, और वो ये है कि मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। और ये इसलिए अहम है क्योंकि किसी जगह से ये रियलिटी से हटा हुआ है। जिस्मानी आर्ज़ों को हम रियलिटी समझते हैं, सर के दर्द को हम रियलिटी समझते हैं, और बुखार को हम रियलिटी समझते हैं। जिस्मानी आर्ज़ों को हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उसमें हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती। मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम ही ये है कि इसको हम उस तरीके से रियलिटी नहीं समझते, बल्कि हम शर्मिंदा से होते हैं और हमें ऐसे लगता है जैसे हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, और साइकोलॉजिस्ट के पास तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि फिर वो टैग हो जाएंगे या लेबल कर दिया जाएगा कि शायद ये पागल हैं या इस तरीके से। पाकिस्तान में किसी भी डिसऑर्डर का आप नाम ले लें और उस डिसऑर्डर के हवाले से जो सहूलियात हैं उसको देख लें, ज़हनी सेहत के हवाले से जो सहूलियात हैं उनको देख लें। और ये तो सहूलियात तो खैर बहुत बाद की बात है। सबसे पहले तो एक ऐसी अवेयरनेस जिसमें लोग इस चीज़ को तस्लीम कर लें कि ज़हनी सेहत जो है ये कितनी ज़रूरी है और इसमें कुछ शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह कोई जिस्मानी आर्जा होता है। मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मुझे बुखार है, या मैं आपसे शेयर करता हूँ मेरा आज सर को दर्द है। आप अपनी बीमारियाँ जितनी भी जिस्मानी आर्जे हैं वो एक दूसरे के साथ बगैर किसी शर्मिंदगी के शेयर करते हैं और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं। और लेकिन इस जहनी आर्जे या जहनी जो मेंटल हेल्थ है इसके हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम एक अजीब सी शर्मिंदगी सी महसूस करते हैं कि हम किस तरीके से करें। मैं आपको एक सारी सी एक मिसाल दूं कि जिस तरह अभी हमारे यहाँ गाँव में, देहातों में, बहुत सारी जगहों पे आपने सुना होगा कि कोई खातून या मर्द या कोई जिसको जिन चिमट गया है या जिन ने कब्जा कर लिया, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट भी है, कन्वर्जन डिसऑर्डर है, प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट भी है। लेकिन इशू ये है कि वो जो एक हम ये तो कह सकते हैं कि कोई एक्सटर्नल चीज़ है, कोई एक्सटर्नल बीइंग है जिसने इस पे कब्जा कर लिया, लेकिन हम या मुझ पे कब्जा कर लिया, लेकिन ये तस्लीम करने से हम आ रही हैं, मतलब इनकार करते हैं। ये तस्लीम करने में हम कोई सहूलत महसूस नहीं करते, आसानी महसूस नहीं करते कि हम ये कहें कि मुझे कोई ज़हनी अर्जा है, मैं किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास चला जाऊं। और फिर मेंटल हेल्थ के हवाले से जो आपने फैसिलिटीज़ के हवाले से कहा है वो भी मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी उस मेयार की तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती साइकोलॉजी के हवाले से। और उसकी वजह यही है कि अगेन फिर वो डिमांड सप्लाई वाला मामला होता है क्योंकि मार्केट ही नहीं है उस तरीके से, क्योंकि लोग जाते ही नहीं हैं। और वो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जाली हकीमों के पास, जाली पीरों के पास, किस किस जगह पे वो जो जिन कढ़ाना जिसको आप कहते हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ मार वो पढ़वाते रहेंगे सब्जेक्ट को, जो भी करते रहेंगे, लेकिन कोई
تھوڑے عرصے میں یہ علاج ہو جاتا ہے, لیکن اس طرف نہیں جائیں گے. وقار صاحب, اگر یہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز کی بات کی جائے, پاکستان کی اسپیسیفکلی بات کی جائے, اوور آل ورلڈ کی بات کی جائے, تو کتنے یہ پھیلے ہوئے ہیں؟ مینٹل ڈس آرڈرز جو ہیں وہ پوری دنیا میں, مطلب اگر ویسے جس کو کہتے ہیں کہ جنریکلی اس طرح ویسے گفتگو کریں تو جو ڈپریشن ہے وہ 264 ملین لوگ ہیں جو کہ ڈپریشن کے شکار ہیں. اسی طریقے سے بائی پولر جو ہے وہ 45 ملین ہے. اب دیکھیں اسکیزوفرینیا کتنی خطرناک خطرناک بیماری ہے, اور اسکیزوفرینیا جو ہے وہ 20 ملین لوگ دنیا میں جو ہے وہ اسکیزوفرینیا کا شکار ہے, اور ڈیمنشیا جو ہے اس کا 50 ملین ہے. سوسائڈل آئیڈیشن یعنی جو خودکشی کے خیالات جو آتے ہیں 200 والے سے, وہ بہت زیادہ ایک فگر ہے. پاکستان میں بھی یہ الارمنگ ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ کسی طریقے سے ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو ایکسپرٹ ہے, یا آپ اس کو سائیکالوجسٹ کہیں یا سائیکارٹسٹ کہیں, اس کا تعلق کسی بھی صورت میں یعنی آپ اس کو ٹیگ نہ کریں اپنے مریض کو پاگل کے ساتھ, نہ وہ کرتا ہے. اور سائیکالوجسٹ سائیکارٹسٹ جو ہے وہ اس کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ آپ کی کوالٹی آف لائف جو معیار زندگی کو بہتر کرے, وہ ایسی چیز ہے جو آپ کی معیار زندگی کو ڈسٹرب کر رہی ہے تو اس کو بہتری کی طرف لے کے جائے. ایک اور چیز جو مینٹل ہیلتھ ڈے پہ یہ بات کرنی بہت ضروری ہے کہ یہ جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں یہ ایک آرڈر کی فارم میں ہر بندے میں موجود ہیں. ہر بندے میں او سی ڈی ایک خاص لیول پہ ہے, ہر بندے میں بائی پولر بھی کسی حد تک وہ شکار ہو سکتا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ اس طرح کے تمام امراض جو ہیں, امراض نہیں مطلب یہ جو فینومیناز ہیں یہ ہیں, کسی جگہ پہ وہ آرڈر فارم سے نکل کے ایک ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں ہماری لائف کو وہ ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا ہماری سوسائٹی کو, ہماری سراؤنڈنگ میں لوگوں کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ضروری ہوتا ہے. اس میں قطعاً کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. میں بڑی سہولت کے ساتھ اپنے 3-4 ڈس آرڈرز کا نام دے سکتا ہوں کہ یعنی جو مجھے ہیں, اور ایوری بڈی, ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, تو وہ ہوتے ہیں, اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ ڈے پہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے نا, جس طریقے سے ہمارے ہاں مختلف جگہوں پہ بغیر کسی سرٹیفکیٹ کے, بغیر کسی ڈگری کے, بغیر کسی اس کے, ہر جگہ پہ آپ کو تھیراپی سینٹرز اور پتہ نہیں کیا کیا کھلا ہوا ہے, اس پہ کوئی ریگولیشنز ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. نہیں, ہر بندہ جب اس طرح کھول کے بیٹھ جائے گا تو ایک یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ پراپر ایکسپرٹس جو ہیں اس شعبے کے, ان کو اس میں آنا چاہیے, یا انہی کو ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس حوالے سے زیادہ آگاہی حکومتی سطح پہ, میڈیا کی سطح پہ زیادہ سے زیادہ آگاہی کہ یہ قطعاً کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. یہ اسی طرح ہے, اگر آپ کو سر درد ہونے پہ کوئی شرمندگی نہیں ہوتی, بخار ہونے پہ کوئی شرمندگی نہیں ہوتی, تو آپ کو کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے تو اس پہ بھی کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارا بھی ایک دوسرے کی طرف جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہی ہونا چاہیے, سپورٹیو ہونا چاہیے. اینڈ آل وی کین ڈو از جسٹ بی نائس ٹو ایوری بڈی ایلس اراؤنڈ اس اینڈ بی کائنڈ ٹو دیم. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم وقار صاحب. سجاؤ لب پہ ترانے حضور آئے ہیں, جہاں سے کفر مٹانے, جہاں سے کفر مٹانے حضور مقام اپنا بتانے حضور آئے ہیں. وہی ہے رحمت عالم, لکھا ہے قرآن میں. کلام رب کا سنانے حضور آئے ہیں. مجھے بس اتنا ہی کہنا
ہے جا کے روزے پر مجھے بس اتنا ہی کہنا ہے جا کے روزے پر اجالے آپ سے پانے حضور آئے ہیں زباں پہ آتا ہے کلمہ تو میں یہ سوچتا ہوں زباں پہ آتا ہے کلمہ تو میں یہ سوچتا ہوں ہر ایک کو دین سکھانے حضور آئے ہیں خدا کی شان ہے رضوان ہم نے دیکھی ہے خدا کے جلوے دکھانے حضور آئے ہیں واہ 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 رضوان صدیق بہت شکریہ بہت زبردست بہت خوبصورت نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے مجھے بس اتنا ہی کہنا ہے جا کے روزے پر اجالے آپ سے پانے حضور آئے ہیں ان کی اپنی لکھی ہوئی نعت ہے جو یہ پیش کر رہے تھے اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں ربیع الاول کے پرنور مہینے کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور ہر طرف خوشیوں کی بہاریں ہیں یہ وہ عظیم مہینہ ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مصطفیٰ کا ظہور ہوا کائنات میں جہالت اور کفر کے ساتھ ساتھ ظلم کے اندھیرے بھی ختم ہوئے ایک ایسا نور آیا جو آج تک جگمگا رہا ہے قیامت تک جگمگاتا رہے گا اور یقیناً آج دنیا بھر میں موجود اس ماہ مبارک کی آمد پر جتنے بھی کلمہ گو ہیں ان کے لیے باعث خوشی اور باعث مسرت دن ہے بالکل اس بابرکت مہینے کے فضائل اور برکات پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے اور روشنی بھی ڈالیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل عرب کے حالات کیا تھے لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ربیع الاول کا آغاز کیسے کرنا چاہیے کیا تیاریاں ہونی چاہیے اس حوالے سے علامہ امام بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے مولانا صاحب بہت شکریہ اور آپ کو ربیع الاول کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو نو ڈاؤٹ بڑا خوشیوں کا اور بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا یہ مہینہ ہے ذرا اس بابرکت مہینے کے حوالے سے اس کی اہمیت کے حوالے سے بتائیے گا اور اس کا آغاز کیسے کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ تمام احباب کا اور ایکسپریس کی پوری ٹیم کا اللہ تعالی ہم سب کو ربیع الاول کے صدقے سے دنیا آخرت کی ساری خیریں بلائیں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو جیسے ربیع کا لفظی ترجمہ ہے بہار اور الاول کہتے ہیں پہلا کائنات نے پہلی مرتبہ بہار کو جو دیکھا وہ آقا کے صدقے سے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بشیرن و نذیرہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر خوشخبریوں کو رحمتوں کو برکتوں کو بکھیر دیا اور لوگوں کو سمیٹنے کا موقع مل گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں تو آج ان کی مبارک سیرت مبارکہ کا آغاز کرنے سے پہلے میں تمامی احباب سے آپ سب سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کم از کم اپنے محبوب پر درود پاک پڑھنا فرض قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ عام سخی آدمی کو کچھ دیا جائے تو وہ اپنے حساب سے ریٹرن کرتا ہے یہ درود پاک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ دعا ہے جو تمام کائنات کے فرشتے اور اللہ جل جلالہ خود یہ دعا فرماتے ہیں اور مجھے آپ کو حکم دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو میں تمام احباب سے کہوں گا کہ ایک مرتبہ ہم ضرور درود پاک آج مل کے پڑھ لیتے ہیں اللہم
صلی علی محمد وعلی آل محمد، تاکہ اس کے صدقے سے جب ہم آقا کریم پر درود اور سلام بھیجیں گے، رحمت کی اللہ سے درخواست کریں گے، تو آقا کریم سے بڑھ کر کائنات میں سخی کوئی نہیں آیا، ان کی طرح سے جب جواب آئے گا تو میرے آپ کے سارے وقت کو تھوڑا سا قیمتی بناتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد تھوڑا سا میں چاہتا ہوں ایک تقابلی جائزہ لیجئے معاشرے کا، آپ کی شخصیت کے کیا اثرات مرتب ہوئے معاشرے پر؟ جی دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جہالت کا اتنا دور تھا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنی لڑائی کرتے تھے۔ حرب فجار ایک بڑی مشہور لڑائی ہوئی ہے اور وہ 40 سال تک یہ لڑائی چلتی رہی۔ کس بنیاد پہ لڑائی ہوئی؟ صرف اس بنیاد پر کہ یہ اونٹ آپ کا میرے اونٹ سے آگے کیوں چلا گیا، اور اس 40 سالوں میں سینکڑوں لوگ قتل ہوئے۔ ایسے ہی بیٹیوں کے حوالے سے میں عرض کروں گا، قرآن پاک کی صریح آیت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ بیٹیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ کا کیا قصور تھا کہ آپ کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور بے حیائی عروج پر تھی، شراب نوشی عروج پر تھی۔ آج ہم جدت کا نام لیتے ہیں عمران بھائی، یہ ساری جدتیں تو وہ لوگ پہلے سے اپنا چکے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اپنی پاؤں کے ٹھوکر پر رکھ کر اس کو پرے ہٹایا، اور صاف حدیث کے الفاظ ہیں کہ جاہلیت کے اور یہ قدیم جتنے سسٹم ہیں یہ سارے میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں۔ قدمی تحت کل امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، جتنے جاہلیت کے امور ہیں آج ہم جدت میں جانے کی بجائے دوبارہ قدامت میں واپس جا رہے ہیں۔ کیسے کہ شراب نوشی پھر عروج پر اور بے حیائی پھر عروج پر۔ اس وقت بھی خواتین کا معاملہ لباس کے اعتبار سے ایسے تھا۔ آج ان چیزوں کو اپناتے ہوئے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عروج اور ترقی اور جدت کی طرف جا رہے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ آقا کریم نے آ کر یہ رہنمائی فرمائی کہ میں تم سب کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، روشنی بن کے آئی، روشنی بن کے آیا ہوں۔ علامہ یہ موضوع ایسا ہے کہ قطعی طور پہ جی قطعی طور پہ جی نہیں چاہتا کہ آپ کو انٹرپٹ کروں، لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے اور ہم چونکہ ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہی ہے عمران بھائی، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے بات ہوتی رہے۔ فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو زمانے چاہیے اور زمانوں میں بھی ختم نہیں ہو سکتے، جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں شاید ایک ان کی شخصیت کا ایک اسلوب بھی ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ بات نہیں ہو سکتی۔ علامہ عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ ربیع الاول کے آغاز کے حوالے سے ہمارے ساتھ تھے، اور ہم کوشش کریں گے کہ گاہے 12 ربیع الاول بھی آنا ہے تو اس پہ ہم بات کرتے رہیں انشاءاللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ ابھی ہم آپ سے اجازت لیں گے، انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پیر کے دن، لیکن کل اور پرسوں ہمارا بیسٹ آف چلے گا، وہ آپ نے بالکل مس نہیں کرنا، اور فیڈ بیک ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ لازمی دیجیے گا۔ منڈے تک کے لیے ہماری طرف سے اللہ حافظ۔